अब चीन कर रहा है इस देश से युद्ध की तैयारी। कुछ ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिनसे पता चलता है कि चीन पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर चुका है और कभी भी आसमान में मिसाइल देखी जा सकती है। हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से यह पता चला कि चीन लगातार युद्ध का अभ्यास कर रहा है। शिनजियांग के रेगिस्तानी इलाकों से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जिनमें साफ दिख रहा है कि ये चीन का नेवल बेस है, एक ऐसा नेवल बेस जहां पर लगातार युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है। सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चला कि नेवल बेस नॉर्थ ईस्ट ताइवान में मौजूद है। कहा जा रहा है कि अगर युद्ध का आरंभ हुआ तो चीनियों का ये नेवल बेस बहुत ज्यादा घातक साबित होने वाला है। लेकिन चीन के इस नेवल बेस को इतना ज्यादा खतरनाक क्यों माना जा रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चीन रेप्लिका यानी कि युद्ध का प्रतिरूप बनाकर, एक तरह का मॉडल बनाकर यहाँ पर लगातार युद्ध का अभ्यास कर रहा है। यहाँ पर लगातार मिसाइल से प्रैक्टिस की जा रही है। रिपोर्ट से पता चला कि इस नेवल बेस को पिछले साल दिसंबर के महीने में बनाने का काम शुरू किया गया था और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एक बार अगर ये नेवल बेस पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो चीन युद्ध की शुरुआत कर देगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चीन के इस नेवल बेस की ही बात नहीं, बल्कि ऐसे ही मिलिट्री बेस यूनाइटेड स्टेट्स और जापान में भी स्पॉट किए गए। लेकिन इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि चीन ने हाल ही में 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप किए, जिसमें एक का नाम है कैरियर किलर और दूसरे का नाम है गुआम किलर। इसमें से गुआम किलर एक ऐसा मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है। इसका मतलब ये कि मिसाइल यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद उनके मिलिट्री बेसेस को तबाह करने के लिए काफी है। इन सभी सैटेलाइट इमेजेस को देखकर और जिस तरीके से आज के समय चीन युद्ध का अभ्यास कर रहा है, उससे यही पता चलता है कि चीन पूरी तरीके से युद्ध करने का मन बना चुका है। लेकिन मामला सिर्फ चीन के इस नेवल बेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चाइनीज शिपयार्ड से एक और तस्वीर सामने निकल कर आई है। इसमें साफ दिख रहा है कि चीन अपने शिपयार्ड में एक नई क्लास की सबमरीन बनाने का काम कर रहा है। ये कोई मामूली सबमरीन नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। इसके साथ साथ इसमें से निकलने वाली मिसाइल्स पहले से कहीं ज्यादा रेंज और कहीं ज्यादा घातकता वाली होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर दुनिया के बाकी लोकतांत्रिक देश इसका क्या जवाब देंगे। आज के समय वॉशिंगटन डीसी में यूएस आसियान समिट ऑर्गेनाइज की गई है। यूएस आसियान ऐसे 10 साउथ ईस्ट एशियाई देशों का संगठन है जिनकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है और इन्हें ट्रेडिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। इस यूएस एशियन समिट में जो बाइडेन ने $150 मिलियन इन संगठनों को देने की घोषणा की है। लेकिन जो बाइडेन काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि 2021 में चीन ने इसी संगठन को $1.5 बिलियन देने की घोषणा की थी। कहां अमेरिका के 150 मिलियन और कहां चाइना के $1.5 बिलियन। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूएस आसियान उन देशों का संगठन है जिनकी चीन से बिल्कुल भी नहीं बनती, कभी अपने बॉर्डर्स को लेकर तो कभी किसी वजह से चीन का इन देशों से तनातनी का माहौल बना ही रहता है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना एक ऐसा देश है जो इस संगठन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इनका एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चीन इस संगठन से जुड़े देशों से करीब $274 बिलियन का व्यापार भी करता है। वहीं इस मामले में यूरोप दूसरे नंबर पर है और अमेरिका तीसरे नंबर पर। इससे यही पता चलता है दोस्तों कि कहीं न कहीं ये देश चाइना पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। जो चाइना के अराउंड है, चाइना को पसंद नहीं करते, लेकिन चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है व्यापार को लेकर, चीजों को लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा चीन से ही उन्हें मिलता है, जिसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी स्टेबल अगर आज की तारीख में है तो चीन की वजह से है। इसीलिए वो चीन को पूरी तरीके से नकार नहीं सकते। लेकिन देखा जाए तो अगर चीन की डिपेंडेंसी खत्म करनी है उन देशों को, तो जो बाइडेन को प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। जो बाइडेन चाहते हैं कि वो देश आजाद हो जाएं चीन के प्रभुत्व से, चीन के स्वामित्व से, चीन के व्यापारिक स्वामित्व जो उसने वहां स्थापित करके रखा उसे तोड़ना चाहते हैं जो बाइडेन, और अमेरिका का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो जो बाइडेन को प्लानिंग के साथ ये काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जिस तरीके से चीन गरीब देशों को लोन देकर अपने डेप्ट ट्रैप में फंसाता है, उधारी के शिकंजे में फंसाता है, उस पर रोक लगानी होगी। इसी तरह इस संगठन से जुड़े देशों को इतना कैपेबल होना पड़ेगा कि वो चीन की डिपेंडेंसी खत्म कर सके, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से भारत काम कर रहा है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप किया और इसी मिसाइल को भारत ने फिलीपींस को भी बेचा। वही रिपोर्ट ये भी कहती है कि वियतनाम भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का इच्छुक है।
इसी तरह चीन की डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को चीन से आगे बढ़कर काम करना होगा, क्योंकि चीन की हरकतें यही बता रही हैं कि शायद वो युद्ध करके पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है। और चीन और रूस की नजदीकियां तो दुनिया को मालूम है। रूस भारत का साथी जरूर है, पर रूस और चाइना मिलकर अमेरिका को कभी भी पछाड़ सकते हैं, ये दुनिया जानती है। और रूस की अमेरिका से कितनी बनती है कितनी नहीं बनती है, ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर आज की तारीख में रोज देख रहे होंगे। तो अगर चाइना भी यहाँ तैयारी कर रहा है युद्ध की और उधर रूस भी भिड़ा हुआ है, तो अब ये समझ लीजिए ऐसी स्थिति में जो दुनिया का स्वामी बनकर बना देश है अमेरिका, अगर वो बैठा रहता है और देखता रहता है, तो उसका स्वामित्व जो दूसरे छोटे देश हैं वो ये मान लेंगे कि अमेरिका की सुपर पावर अब खत्म हो चुकी है। रूस भी एक्टिव है, चाइना भी एक्टिव हो रहा है, तो अमेरिका का कहीं बोलबाला नहीं है। अमेरिका इस पूरी दुनिया का राजा नहीं बन सकता। अमेरिका जो है वो विश्व गुरु नहीं रहा। ये बात चली जाएगी, ये मैसेज चले जाएगा। अब देखना ये है कि अमेरिका क्या करता है, चुप रहकर अपने ही देश में विलीन रहता है, मस्त रहता है, या फिर वैश्विक मुद्दों पर आगे बढ़कर सामने आता है। और अगर वो आगे बढ़कर सामने आता है तो उसे किस किस्म का रेजिस्टेंस फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा रूस की तरफ से और चीन की तरफ से, ये देखना बड़ा ही अलग होगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, ये दुनिया जो है किसी अलग दिशा की ओर बढ़ रही है? क्या पावर सेंटर्स का जो शिफ्टिंग है वो अब इस सदी में 2020 के दशक में 2030 के दशक में हमको देखने को मिलेगा? क्या पावर सेंटर्स इस दुनिया के पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे? भारत का क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखिए सभी चीजों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो ये दुनिया जो है वो किसी बड़े उलटफेर की ओर बढ़ रही है। और जब बड़ा उलटफेर होगा तो शायद वो बिना युद्ध के ना हो पाए। जो कुछ भी होगा वो युद्ध के माध्यम से होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आज की तारीख में जब पूरी दुनिया विश्व शांति की ओर बढ़ना चाहती है, ऐसी स्थिति में भी अगर किसी को पछाड़ना है, यानी कि अगर किसी भी देश को किसी देश को पछाड़ कर पीछे करना है, तो उसे किसी न किसी प्रकार का युद्ध तो लड़ना होगा। भले ही वो सामरिक युद्ध हो, यानी कि जमीन पर होने वाला फिजिकल युद्ध हो, या फिर इन्फो वॉर्स हो, जानकारी की लड़ाई हो, इंफॉर्मेशन की लड़ाई हो, या फिर इकोनॉमिक वॉर, जैसा कि आज की तारीख में दुनिया में चल रही है। रशिया ने जो किया उसकी वजह से यूक्रेन जो पावर हब था एग्रीकल्चर का, वहाँ से बहुत सारे अनाज जो है एक्सपोर्ट होते थे दुनिया भर के देशों में, अब उनका एक्सपोर्ट रुक चुका है। दुनिया भारत की तरफ देखना शुरू कर रही है। भारत के गेहूं के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रुके हुए हैं, भारत ने बैन लगा कर रखा है। और उसके चक्कर में यूरोप में जो गेहूं की जो मूल्य है वो बुरी तरीके से बढ़ गए। तो कुल मिला के देखा जाए तो पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर देश एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर दुनिया के सुपर पावर कंट्रीज जो हैं वो आपस में भिड़ गए तो उसके बाद ये मान के चलिए कि कोई भी देश इस आपदा से, इसे आपदा ही कहा जाएगा, इससे अछूता नहीं रह पाएगा। इसका असर हर एक देश, हर देश के राज्य और हर देश के राज्य के हर शहर के हर नागरिक पर पड़ेगा इसका असर। और उसके बाद दुनिया पहली जैसी नहीं रहेगी। अभी के वक्त समय वो आ गया है कि दुनिया भर के हर देश को बैठकर ये रुक कर ये समझना चाहिए कि अगर हम इस तरीके से लड़ते रहे तो हम सीधे सीधे एक बड़ी त्रासदी की ओर बढ़ जाएंगे। जो हमने डेवलपमेंट किए हैं 2000 सन तक के, वो पूरा का पूरा पानी फिर जाएगा उसके ऊपर में। फिर से पूरी दुनिया एक दूसरे पर लड़ना शुरू कर देगी, फिर अलग अलग किस्म की परेशानियां शुरू हो जाएंगी और कुल मिलाकर होगा ये कि मानव जाति बुरी तरीके से त्रासदी में फंस जाएगी। क्या ऐसा होगा आपको भी लगता है? क्या अमेरिका अगर उसे डिस्टेबलाइज किया जाए, उसे इकोनॉमिकली कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए? चाइना पूरे दुनिया का मार्केट कैप्चर करने में ऑलमोस्ट कामयाब था, ये जो महामारी फैली उसके पहले, लेकिन महामारी के बाद चाइना से ट्रेड कई देशों ने बंद कर दिया। लेकिन अब कुल मिलाकर उन्हें वापस चाइना के पास जाना ही है, क्योंकि चाइना प्रोडक्शन हब है। तो इकोनॉमिक जो फ्रंट है जिसपे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था चाइना और अमेरिका को बस पीछे छोड़ने ही वाला था, उस स्थिति में ये घटना घट गई। अब आगे क्या होगा? अब इकोनॉमिक फ्रंट जब पूरी दुनिया चरमरा चुकी है महामारी के दौर के दौरान, हर देश में क्राइसिस है, पैसों की कमी हो गई है। श्रीलंका का हाल देखिए, वहाँ भी टूरिज्म चलता था, लेकिन महामारी के बाद में टूरिज्म कुछ भी नहीं रह गया। तो उस देश को भी आज महंगाई की देखनी पड़ रही है। करप्शन तो हर जगह होता है, लेकिन करप्शन के अलावा आवक भी होती है हर एक देश की, और आवक खत्म हुई और ये प्रॉब्लम चालू हो गई। हर जगह दुनिया में यही चल रहा है। तो ऐसी क्राइसिस अगर डेवलप होती रही तो क्या होगा दुनिया का? क्या लगता है आपको? क्या दुनिया के हर देश के जो राष्ट्राध्यक्ष उन्हें बैठकर इस बारे में सोचना नहीं चाहिए? क्या युद्धों को रोका नहीं जाना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या करना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को? क्या युद्ध पर पूरी तरीके से बैन लगा देना चाहिए? क्या हथियारों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाना चाहिए? क्या ये सही होगा? इस पर क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और कल ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। धन्यवाद।